नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूँ। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत और भारत के सांस्कृतिक गाथाओं का परिचय कराना है। तो भारत के सांस्कृतिक गाथाओं के अंतर्गत हम लोगों ने कोहिनूर से यात्रा प्रारंभ की थी, जो कुछ दिन पहले वह आप लोगों ने देखा होगा, सराहा होगा। आज हम लोग एक और गाथा जो है वह लेकर चले आए हैं और वह है जौहर व्रत। निश्चित है जौहर व्रत के बारे में चर्चाएं काफ़ी हुई हैं। तो जौहर व्रत क्या था और किस प्रकार किया जाता था, इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करें। तो जौहर व्रत की जो परंपरा है, यह वास्तव में क्या है कि जौहर व्रत एक व्रत है। तो जौहर व्रत जैसे हमने बताया कि एक व्रत है, और वह कब, तो यह अगर कहें प्राचीन भारत में, तो प्राचीन भारत में यह परंपरा नहीं थी। आधुनिक भारत में यह परंपरा नहीं है। मध्यकालीन जो भारत है, उस दौर में हमने जौहर व्रत की जो प्रथा है या परंपरा है उसको देखा था, एक परंपरा के रूप में। तो केवल जो है वह मध्यकालीन भारत में, और वह भी केवल एक ही जाति विशेष में यह प्रचलित थी, और वह राजपूतों में थी। तो राजपूतों के लिए ये गौरव गाथा भी है, और इस गौरव गाथा को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो दरअसल जौहर व्रत है वह क्यों होता था, तो दरअसल आप देखिए कि कभी भी जो युद्ध होते हैं, उस युद्ध के पश्चात जो महिलाएं होती हैं और बच्चे होते हैं, वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। यानी जिसने जो आक्रमण किया वो आक्रमणकारी के लिए वो सॉफ्ट टारगेट है, और निश्चित है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाते हैं। तो ये जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, तो इस दुर्व्यवहार से जो है से बचने का कोई न कोई रास्ता निकालना था। तो था क्या कि जब कोई युद्ध हो रहा है और युद्ध के बाद यह निश्चित हो जाना है कि जो राजपूत युद्ध के लिए गए हैं वो अब वापस नहीं लौटेंगे, यह निश्चित है, पूर्व निश्चित। क्यों? क्योंकि ऐसा पूर्व निश्चित क्यों हो जाता था? क्योंकि दुश्मनों की संख्या बहुत अधिक है और जो लड़ने वाले गए हैं उनकी संख्या बहुत कम है। लेकिन वह हार नहीं मानेंगे, वो हार नहीं मानेंगे, हार को स्वीकार नहीं करेंगे, आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आत्मसमर्पण करेंगे, हार को स्वीकार करेंगे, तो उनके साथ, उनके महिलाओं के साथ, उनके बच्चों के साथ वो दुर्व्यवहार जो है वह किया जाएगा। इसलिए वो अंतिम सांस तक लड़ेंगे, और लड़कर जो है वह शहीद का दर्जा प्राप्त करेंगे, वीरगति को प्राप्त होंगे, अपने देश के लिए शहीद का दर्जा प्राप्त करेंगे और वीरगति को प्राप्त होंगे। तो निश्चित है कि उनकी मृत्यु निश्चित है, और अगर मृत्यु निश्चित है तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि उस महिलाएं जो है वह सामूहिक रूप से जलती हुई चिता में प्राण त्याग देती थी। यानी उनके पुरुष जो है वह गए लड़ने के लिए, और सभी महिलाएं, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, किसी भी उम्र में हो, वो सब के सब जो है वह जलती हुई चिता कुंड में जो है वह अपना प्राण त्याग कर देती थी। इसे यही जौहर व्रत था। तो जौहर व्रत के पहले देखा जाता है कि जितनी भी महिलाएं जो है, खास करके विवाहित महिलाएं होती थी, वो सारी विवाहित महिलाएं जो है वो एक सुहागन के रूप में जलती हुई चिता में कूदती थी। यानी वो अपने आप को पूरा का पूरा वो सजती थी, संवरती थी। क्यों? क्योंकि वो अंतिम बार जो है वो सज रही हैं, अपने पति के लिए अंतिम बार सज रही हैं, और सज कर वह जो है वह जलती हुई चिता में कूद जो है वह जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनके पति जो है वह कहाँ गए हैं? युद्ध क्षेत्र में गए हैं लड़ने के लिए। तो यह जो है वह प्रथा जो है वह हमारी जौहर व्रत जो है वह में थी। और इस जौहर व्रत में बहुत सारी जो है वह कथाएं जो है वह है देखने को मिलती है। उसमें से 1303 एडी में जो घटी हुई घटना है, जो महारानी पद्मिनी के साथ, और महारानी पद्मिनी के साथ जो है वो उस समय सैकड़ों महिलाओं ने जौहर व्रत लिया था, उसकी जो है वह जो चित्तौड़ में जो है था वो सर्वाधिक चर्चित रहा है। अब यह जो जौहर व्रत जो महारानी पद्मिनी का रहा 1300 जो है वह 3 में, तो जौहर व्रत में जो इसका एक फिल्म भी बनाया गया और डिपिक्शन किया गया, तो हम लोग उसके चित्र को नहीं दिखा रहे हैं, तो डिपिक्शन किया गया। तो दरअसल जो महारानी पद्मिनी ने जौहर व्रत किया था वह वास्तविक कुंड जो है वह यही था। ये देखिए, यही वास्तविक कुंड था, और इसमें जलती हुई जो है वह लकड़ियां होती थी, और ऊपर से महिलाएं जो है वह कूद जाती थी, ऊपर से महिलाएं जो है वह कूद जाती थी इस जलती हुई चिता में। तो यही जो है वह पूरा का पूरा कुंड था। लेकिन इस कुंड के
बहुत सालों तक यह कुंड मौजूद रहा, लेकिन आज के समय में चित्तौड़गढ़ में यह कुंड जो है वह क्या है, बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है? क्योंकि उससे जो है लोगों की भावनाएं जो है वह थोड़ा ज़्यादा जो है वह दुखित होती थी और वह जो है अधिक संवेदनाओं को प्रकट कर देता था। इसलिए जो है वह सरकार ने जो है वह क्या किया, वहाँ पर जो है वह एक गार्डन बना दिया है और सांकेतिक रूप से अब जो है वो वर्ष में एक दिन वहाँ पर पूजा व्यवहार वगैरह जो है वह किए जाते हैं। तो यही जो है वह जो जहाँ पर कुंड था वहाँ पर आज जो है वह एक गार्डन के रूप में उसे तब्दील कर दिया गया है। अब महारानी पद्मिनी की चर्चा जो है अगर करें तो महारानी पद्मिनी जो है वह एक सिंहली राजकुमारी थी, एक सिंहली राजकुमारी थी। सिंहली यानी कि जो है वह श्रीलंका की राजकुमारी थी और चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की जो है वह पत्नी थी। इस जौहर व्रत, महारानी जौहर व्रत की जो चर्चा है, प्रथम चर्चा वो खजाइन उल फुतूह एक पुस्तक है। खजाइन उल फुतूह, खजाइन मतलब खजाना और फुतूह मतलब जो है जीत, तो खजानों की जीत, ये अमीर खुसरो की जो है वह एक पुस्तक है खजाइन उल फुतूह। उसमें जो है इसकी चर्चा जो है वह सबसे पहले जो है वह मिलती है। और उसके बाद इस विषय पर यानी महारानी पद्मिनी के जौहर व्रत पर सबसे जो प्रसिद्ध पुस्तक है जिसमें सबसे डिटेल्ड चर्चा मिलती है वह दरअसल मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो है वह मिलती है, जो शेरशाह जो है वह सूरी के काल में है। और वो 1540 एडी में उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पद्मावत, और उसमें ही काफ़ी डिटेल्ड जो है वह चर्चा जो है वह मिलती है। यानी इसके पहले जो महारानी पद्मिनी की कथाएं हैं वो वर्बल होकर राजस्थान के लगभग हर जो है वह घर में वह जुबान पे चली आई थी महारानी जो है वह पद्मिनी की, लेकिन लिखित रूप से मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पर पद्मावत में चर्चा की। महारानी पद्मिनी की एक पेंटिंग मिलती है 1765 एडी की जो है वह पेंटिंग मिलती है, जो ये पेंटिंग जो है वह हमें राजस्थान में मिलती है और यही पेंटिंग है। इसके बाद महारानी पद्मिनी का जो प्रेजेंट इमेजिनेशन है तो वह माना जाता है कि उस समय विश्व में उनसे सुंदर कोई महिला नहीं थी। अब विश्व में उनसे सुंदर महिलाएं नहीं थी, तो जो है वह इसका डिपिक्शन जो है वह करना आसान नहीं है, यानी इसको प्रेजेंट करना आसान नहीं है। फिर भी एक चित्र के रूप में जो है वह आज के समय महारानी पद्मिनी कैसी दिखती थी या कैसी दिखती होंगी, यह एक अनुमान के आधार पर एक चित्र जो है वह बना दिया गया। हालांकि महारानी पद्मिनी के बारे में जो गाथाएं हैं वो चित्तौड़ के जो है वह घर घर में जो है वह गाथाएं हैं, और उन महारानी पद्मिनी कहाँ रहती थी उसके बारे में देखें तो दरअसल यही वो आवास जो है वह क्षेत्र है जहाँ महारानी पद्मिनी जो है वह रहती थी। यही वो आवास क्षेत्र है जहाँ महारानी पद्मिनी रहती। तो महारानी पद्मिनी जहाँ रहती थी वो दरअसल एक तालाब, ये देखिए तालाब है और इस तालाब के चारों ओर जो है घिरा हुआ, और यह जो महल है यही महल जो है वह महारानी पद्मिनी का महल जो है वह हम स्वीकार करते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार और कुछ जो है वह पुरातत्वविद कहते हैं कि यह बाद की संरचना है, लेकिन हमारी मान्यता यही है कि यही महारानी पद्मिनी का आवास था, जो इस पूरे के तालाब के चारों तरफ घिरा हुआ था। क्योंकि चित्तौड़गढ़ एक ऐसे गर्म क्षेत्र में था कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए तालाब जो है वो ठंडक जो है वह प्रदान करता था, इसलिए जो है वह ऐसा भवन बनाया गया था। अब जो है वह उसकी जो चर्चा मिलती है तो देखिए महारानी पद्मिनी जहाँ थी उसके बगल में ही एक जो है वह एक परिसर है, और ऐसा माना जाता है कि दरअसल ये जो खिड़की है इसी खिड़की से अलाउद्दीन खलजी ने महारानी पद्मिनी को देखा था जब महारानी पद्मिनी यहाँ थी, और महारानी पद्मिनी की छाया जो है वह इस पानी में पड़ रही थी, और इस पानी से रिफ्लेक्ट होकर ये इस खिड़की से एक दर्पण रखा गया था खिड़की के अंदर, जो दरअसल कॉपर का जो है वह दर्पण था, यानी कॉपर का। और उसी कॉपर के दर्पण में यानी ये महारानी को उन्होंने उस महारानी की जो है जो छाया है, छाया से जो तस्वीर बनी थी उसको अलाउद्दीन ने देखा था। यानी महारानी को उसने जो है वह कभी कोई जो है वह डायरेक्ट प्रत्यक्ष तौर पर नहीं देखा था, बल्कि महारानी का जो चित्र था वह जो है उस कॉपर के दर्पण में, कॉपर के आईने में जो है वह उसने जो है वह देखा था। और ये कहानी हमें जो है देखने को मिलती है। और उसी के बाद जो है वह आक्रमण के लिए जो है वह, जबकि उसे आक्रमण के लिए जो है उसने वचन दिया था कि वो आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन उसने अपना वचन तोड़ा और उसने आक्रमण किया। और आक्रमण के बाद जो है वह महारानी पद्मिनी सहित सैकड़ों जो है वह महिलाओं को जौहर जो है वह व्रत लेना पड़ा, जो गाथा आज भी जो है वह चित्तौड़ के
रग रग में जो है वह प्रचलित है। मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।